नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस की 3 दिवसीय भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। साइप्रस का भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व है। साइप्रस के रणनीतिक महत्व को जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं साइप्रस की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। जब साइप्रस की भौगोलिक अवस्थिति को आप देखेंगे तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति पड़ती है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर का जो पूर्वी हिस्सा है और उसके पूर्वी हिस्से का भी जो उत्तर पूर्वी कोना है, वहां पर आपको एक द्वीप दिखाई देगा जिसको हम साइप्रस के नाम से जानते हैं। तो ये द्वीप है, और जब आप इस द्वीप को देखते हैं तो एक अलग-अलग रंगों में आप इसे देखेंगे, यानी एक विभाजन आपको नजर आएगा। ये विभाजन क्यों नजर आया है? इसके विभाजन को जानने के लिए आपको साइप्रस के थोड़े से इतिहास को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन था, साम्राज्यवादी शासन के दौरान, साम्राज्यवादी काल में भारत में ब्रिटिश शासन नियंत्रण था, उसी प्रकार से साइप्रस पर भी ब्रिटिश नियंत्रण था। और साइप्रस ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ 1960 में और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बना। लेकिन जो साइप्रस का उत्तरी हिस्सा है, जो कि साइप्रस की 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर तुर्की संस्कृति का प्रभाव है। और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, जो साइप्रस द्वीप के 2/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर ग्रीक संस्कृति का प्रभाव है। ये जो इस तरह का सांस्कृतिक विभाजन है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आप देखेंगे कि 1974 में एक सैन्य तख्तापलट का प्रयास साइप्रस में हुआ। इसको ये माना जाता है कि ग्रीक सरकार का इसे समर्थन था, ग्रीक सरकार का समर्थन था, ऐसा माना जाता है। और इसके विरोध में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। इसके उत्तर में ही आप देखिए देखिए कि तुर्की स्थित है, तो तुर्की ने इस पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर टर्की समर्थित सरकार की स्थापना हुई। इस हिस्से को, इस 1/3 वाले उत्तरी हिस्से को जाना जाता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के नाम से, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के नाम से। हालांकि इसको केवल तुर्की द्वारा ही मान्यता प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तुर्की के अलावा इसको किसी ने भी मान्यता प्रदान नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को ही। और ये तुर्की की संप्रभुता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और तुर्की की संप्रभुता को समर्थित करता है भारत। आप ये भी देखेंगे कि हाल ही में जब भारत में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो उस आतंकवादी हमले की निंदा करने वाले सबसे पहले देश के रूप में साइप्रस ही था। इसके अलावा साइप्रस लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता रहा है, और एक ऐसे देश के रूप में शामिल है जिसने लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। आप ये भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर, और यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पर, जो तुर्की है वो पाकिस्तान का पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस क्षेत्र में तुर्की को प्रतिसंतुलित करने के लिए और तुर्की पर एक प्रेशर, या आप कह सकते हैं कि एक कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत साइप्रस को एक महत्वपूर्ण स्थान देता है अपने पूरे डिप्लोमेटिक सिनेरियो में। तो साइप्रस का ये रणनीतिक महत्व है भारत के लिए। इसी पक्ष के रूप में आप देखेंगे कि 21 सितंबर 2025 में भारत ने अपनी सैन्य कूटनीति के रूप में साइप्रस में अपना एक स्टील्थ फ्रिगेट, जो कि छिपने में सक्षम है, एक छोटा जो जहाज होता है जो बड़े जहाजों की सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ चलता है, और उसमें स्टील्थ कैपेबिलिटी है, यानी उसमें छुपने की क्षमता है, सोनार से, रडार से, इंफ्रारेड तरंगों से उसको पकड़ना बेहद मुश्किल है। वो भी साइप्रस भेजा था। ये भारत की सैन्य कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुर्की को अगर आप देखेंगे तो हाल ही में तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोआन, उन्होंने 24 सितंबर 2025 में यूनाइटेड नेशंस में भी कश्मीर के मुद्दे को उठाया था, और ये कहा था कि इस कश्मीर के मुद्दे का समाधान तो यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। तो तुर्की लगातार पाकिस्तान का समर्थन लेते हुए दिखाई देता है, और इसी संदर्भ में साइप्रस का भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व एस्टेब्लिश हो जाता है, और भारत इस महत्व को ठीक तरीके से समझता है। और इसी संदर्भ में ये जो यात्रा है कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस की, जो कि साइप्रस के विदेश मंत्री हैं, ये यात्रा विशेष रूप से खास हो जाती है। साथ ही आप ये भी समझिए कि 15-16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी साइप्रस की राजधानी निकोसिया, साइप्रस की जो राजधानी है निकोसिया, उसकी यात्रा की गई थी। साइप्रस की राजधानी निकोसिया की यात्रा की गई थी, और ये यात्रा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये यात्रा भी दिखाती है कि भारत साइप्रस को कितना महत्व देता है। इस यात्रा के दौरान साइप्रस ने अपने हाईएस्ट ओनर से भी
अपने हाईएस्ट नागरिक सम्मान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा था। यानी साइप्रस भी भारत के साथ संबंधों को, रणनीतिक संबंधों को विशेष रूप से महत्व देता है। थोड़ा सा साइप्रस के बारे में भी जान लेते हैं। साइप्रस का जो टोटल क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है 9,251 स्क्वायर किलोमीटर का। इसका इतना क्षेत्रफल है। आप ये तो जान ही गए कि ब्रिटिश साम्राज्य से ये स्वतंत्र हुआ था 1960 में, 1974 में इसका विभाजन हुआ। भारत इसकी संप्रभुता का समर्थन लगातार करता हुआ आया है। इसकी राजधानी निकोसिया है। अगर आप इसके यहाँ विभाजन को देखेंगे तो ये ग्रीन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रीन लाइन कहलाती है। और यहाँ पर यूएन ट्रूप्स द्वारा शांति बनाए रखने का प्रयास किया गया है। एक प्रकार से यूएन ट्रूप्स यानी यूनाइटेड नेशंस ट्रूप यहाँ शांति बनाए रखते हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। इस ग्रीन रेखा को आप यूएन बफर जोन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जब साइप्रस की हम बात करते हैं तो ये ज्योग्राफिकली अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये मध्य पूर्व के हिस्से के रूप में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है। और 1 मई 2004 को ये यूरोपियन यूनियन में, ईयू में भी शामिल हो गया था। और ईयू के 27 देशों में से एक साइप्रस भी है। ईयू के 27 देशों में साइप्रस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ईयू के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने में साइप्रस की एक विशिष्ट भूमिका 2026 में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वर्ष 2026 की शुरुआत में ही जो ईयू की काउंसिल है उसकी अध्यक्षता किसके पास जाएगी? साइप्रस के पास जाएगी। और भारत लगातार ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी वार्ता कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने में भी साइप्रस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अध्यक्षता ईयू काउंसिल की 2026 की शुरुआत में साइप्रस के पास जाने वाली है। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि भारत और साइप्रस एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण न केवल रक्षात्मक, सुरक्षात्मक, सामरिक बल्कि व्यापारिक संबंधों में भी एक दूसरे की साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की पूरी संभावना विद्यमान है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साइप्रस 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। दूसरा कथन है साइप्रस की भौगोलिक अवस्थिति काला सागर में है। उपरोक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।